हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। एल आई और एल डी पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे अब किसी भी वेक्टर स्पेस का बेसिस। वेक्टर स्पेस का बेसिस क्या होता है? हमने एल आई और एल डी सेट पढ़ा कि एल आई सेट क्या होता है, एल डी सेट क्या होता है। हमने पढ़ा वेक्टर स्पेस भी क्या होता है। तो किसी भी वेक्टर स्पेस का बेसिस क्या होता है और फिर बेसिस के बाद डायमेंशन क्या होती है उस वेक्टर स्पेस की, ये हम आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। कैसे देखेंगे? देखिए, सबसे पहले हम एक वेक्टर स्पेस को कंसीडर करते हैं। वेक्टर स्पेस है क्या? वेक्टर स्पेस है क्या, ये हम देख चुके हैं। तो हम मानते हैं कि वेक्टर स्पेस है हमारे पास। माना कि लेट V ओवर F, इस तरह ही हम वेक्टर स्पेस मान रहे थे। V के एलिमेंट्स के कहलाते थे वेक्टर्स, F क्या था? स्केलर। हम कह रहे थे V है वो फील्ड F के ऊपर क्या है? वेक्टर स्पेस है। V ओवर F इज ए वेक्टर स्पेस। V ओवर F क्या है? एक मेरे पास वेक्टर स्पेस है और एक सेट है एंड एक सेट है S, जो सबसेट है किसका? V का। हो सकता है V का सबसेट ही है, प्रॉपर ही होगा। इम्प्रॉपर की तो कुछ आइडियल कंडीशंस वहाँ पे काम आता है जब हम किसी स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर स्पेस उस पर हम बात करते हैं। चलो वो छोड़ो, आप ये समझ लीजिए S क्या है? V का एक सबसेट है। तो S को हम बेसिस कहेंगे। कब? देन S is said to be basis of vector space VF if, यानी कि किसी भी वेक्टर स्पेस का ये जो सेट S है, सबसेट S है, इसे हम बेसिस, उस वेक्टर स्पेस का बेसिस कब कहेंगे? जब सबसे पहली कंडीशन नंबर 1, जो हमारा सेट S है ये Li होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि इफ S इज Li, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होते हैं? वेक्टर्स का जो सेट है वो आपके इस पे बात कर चुके हैं हम। तो ये सेट कैसा होना चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन हो है, हमने एक चीज ये भी पढ़ी थी कि लीनियर स्पान क्या होता है। लीनियर स्पान पढ़ा था इस Li के कॉन्सेप्ट से जस्ट पहले पढ़ा था लीनियर स्पान। तो लीनियर स्पान का यूज आएगा, यानी जो S है, S का लीनियर स्पान ऑफ S, L ओवर S, इस तरह लिख रहे थे हम। लीनियर स्पान ऑफ S ये किसके बराबर हो जाए? हमारे सेट V के बराबर। जो वेक्टर स्पेस वाला V ओवर V सेट है, इसके बराबर यदि हमारा लीनियर स्पान ऑफ S हो जाए, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज जो सेट S है वो V को जनरेट कर दे, यानी S के सब एलिमेंट्स से मिलाकर हम V के सारे एलिमेंट्स को बना सके। S के जो एलिमेंट्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हमारे V के सभी एलिमेंट्स बन रहे हैं। S जनरेट्स V, यानी कि जो सेट S है, S जनरेट्स V। तो ये है हमारी बेसिस की डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है? वेक्टर स्पेस है, उसका सबसेट S कब बेसिस कहलाता है? जब S क्या हो? Li हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो एंड जो S है वो V को जनरेट कर दे, V के बराबर हो जाए उसका स्पानिंग सेट। किसका? S का। ठीक है, ये हुई हमारी बेसिस की डेफिनेशन। तो आप ये समझ लीजिए हाँ, ऐसे समझ लीजिए जैसे और मैं लिख के आपको ऐसे समझाऊं। U है, कोई वेक्टर है U
वो मेरा S जो मैंने बेसिस S सेट माना है इसमें नहीं आ रहा है, यानी कि इसमें बिलोंग S में नहीं कर रहा है। लेकिन मैं जानती हूँ U क्या है, वो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस में है, एंड इसके साथ ही जो U है वो बिलोंग करता है V में। U V में तो बिलोंग करता है लेकिन S का एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, U है वो S के एलिमेंट से मिलकर बन जाएगा। U है वो S के एलिमेंट से मिलकर बन जाएगा। यदि अब मैं S के एलिमेंट से मिलकर बन जाएगा, अब यदि इस सेट S का यूनियन, इसमें यदि मैं S सेट में यदि इस U को भी ऐड कर दूं, यदि इस S सेट में U को ऐड कर दूं, एक नया वेक्टर U डाल दूं जो S में तो नहीं है लेकिन वेक्टर स्पेस में है, तो ये सेट कैसा हो जाएगा, LD सेट हो जाएगा। क्योंकि U है, U वो S के कुछ एलिमेंट से मिलकर बना होगा, तो इस ऑटोमेटिकली हम कह देंगे कि इसके साथ जब हम करेंगे तो वो LD हो जाएगा। LD वाली जो डेफिनेशन थी वहां हम यही तो कर रहे थे, लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे थे और फिर हम देख रहे थे, प्रॉपर्टीज भी कुछ देखी थी, तो वहां से तो S को यदि U के साथ हम यूनियन कर दे, यानी U को U S में U और ऐड कर दे, तो ये सेट कैसा हो गया हमारा, लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा बेसिस है, बेसिस की बात करेंगे तो बेसिस की हम कुछ नोट है बेसिस सेट की प्रॉपर्टीज के बारे में, एक दो छोटे नोट्स हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट बेस करेंगे हम। नोट है कि जो S है, S जो सेट है हमारा बेसिस सेट इस सबसे बड़ा Li सेट होगा। कैसा, वेक्टर स्पेस V का सबसे बड़ा Li सेट होगा। इस वे से यदि S Li है, इस वे से यदि कुछ एलिमेंट्स मैंने बाहर निकाल दिए तो वो तो Li हो गई, लेकिन यदि इसमें ये सबसे बड़ा Li सेट होगा, क्योंकि जैसे ही हमने एक U ऐड किया ये LD बन रहा है। कैसा सेट बन रहा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो S क्या होगा, S होगा हमारा जो सबसे बड़ा या सबसे मैक्सिमम सेट है जो Li है, V का मैक्सिमम सबसेट है जो Li है। तो नोट में लिख लीजिए, जो बेसिस होता है, बेसिस इज मैक्सिमल Li सेट, यानी इससे बड़ा कोई दूसरा सेट बनाओगे, इसमें यदि एक एलिमेंट भी हमने और डाला तो वो LD सेट हो जाएगा। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट और है, कैसे, दूसरी इस बेस है, जो जो हमने माना जो LS है, यानी S का स्पानिंग सेट है, वो पूरा V बन रहा है। अब यदि S में और एलिमेंट्स डाले और फिर उसका स्पानिंग सेट बनाया, V में से यदि और एलिमेंट्स डाले, जैसे U ऐड किया था, LD तो हुआ, लेकिन यदि इसका भी हम स्पान करेंगे तो सेम V ही आ जाएगा, क्योंकि एलिमेंट हमने जो डाला है वो इसके स्पान में पहले से ही आता है। अब यदि S में से यदि हम कुछ एलिमेंट्स निकाल देते हैं, बेसिस में से कुछ एलिमेंट्स निकाल देते हैं, तो हमें पूरा का पूरा हमें वेक्टर स्पेस V नहीं मिलेगा कभी भी। दोबारा सुनिए, यदि हम बेसिस में से S सेट में से हम यदि निकाल देते हैं कुछ एलिमेंट्स, यदि एक सिंगल एलिमेंट्स भी हम बाहर कर देते हैं, तो ये स्पानिंग सेट नहीं बनाएगा, किसका, V का। यानी कि जो बेसिस होता है वो स्मॉलेस्ट, बेसिस क्या होता है, स्मॉलेस्ट स्पानिंग सेट होता है, किसका, वेक्टर स्पेस V का। Li तो क्या होता है, मैक्सिमम तो Li होता है, यानी सबसे Li सेट तो क्या है, सबसे बड़ा है, लेकिन स्पानिंग सेट क्या है, सबसे छोटा सेट है। तो ये दो जो प्रॉपर्टीज है ये इंपॉर्टेंट है, यानी जो बेसिस होता है हमारा, बेसिस इज मिनिमल स्पानिंग सेट, स्पानिंग है जनरेट ही कर रहा है, जनरेटिंग
सेट होता किसके, वी के। बेसिस किसी भी वेक्टर स्पेस है, किसी वेक्टर स्पेस का जो बेसिस होता है, सबसे पहली बात वो होता क्या है, वो एक सबसेट होता है वी का, वो Li होना चाहिए और इसके साथ साथ वो पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करते। दूसरी बात, बेसिस की प्रॉपर्टी है, नोट करके लिख लीजिए आपके बेसिस होता है वो मैक्सिमम तो Li सेट होता है उस वेक्टर स्पेस में। यदि सबसे बड़ा कोई Li सेट है तो वो बेसिस है, और यदि सबसे छोटा कोई स्पानिंग सेट है जो उस वेक्टर स्पेस को जनरेट कर दे तो वो क्या है, हमारा बेसिस है। ये दो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीजें अक्सर हम भूल जाते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट नोट करके इसलिए लिखा है, रिजल्ट प्रॉपर्टीज हम बाद में बात करते रहेंगे, पर ये जो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरी थ्योरी इसी पे बेस है हमारी। तो ये तो हो गया हमारा बेसिस। बेसिस के बाद बात आती है डायमेंशन की। डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन होता है कि वेक्टर स्पेस में एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस, वेक्टर स्पेस में नहीं सॉरी बेसिस में, बेसिस में एलिमेंट्स कितने हैं, वो होते हैं हमारा उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन। किसी वेक्टर स्पेस का बेसिस है, बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करेंगे, वो क्या है, उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन। तो ये हो गई हमारी डायमेंशन होती है, इसे भी हम नोट डाउन करेंगे। डायमेंशन को हम यहीं पे लिख लेते हैं, एक मिनट रबी कर लेते हैं ना। ये दोनों रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप हमेशा याद रखें। क्या ये थ्योरी, ये पूरी थ्योरी इन्हीं रिजल्ट्स पे बेस है, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और हो सकता है कभी किसी एग्जाम में, इंटरव्यू वगैरह में पूछी भी जा सके। तो हम बात करेंगे डायमेंशन की। डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। डायमेंशन बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसमें, बेसिस में। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। एनी बेसिस किस लिए आया है, ये हम आगे पढ़ेंगे, पता लग जाएगा हमें, या आप याद रखिए बेसिस यदि हमें बताया है ये बेसिस है, तो बस बेसिस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें याद रखने, काउंट करने हैं ना। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स of any basis of vector space is called dimension of vector space। किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं वो हमारा कहलाता है डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। डायमेंशन के बेसिस पे हम बोलते हैं, यदि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं किसी के बेसिस में, तो उसे हम बोलते हैं कि वो हमारा वेक्टर स्पेस कैसा है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। बाकी हम सिंपल इनफाइनाइट डायमेंशनल हो गया। तो ये होती है हमारी डायमेंशन की बात। एग्जाम्पल के लिए आप लिख लीजिए, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है r³/r। ये एक वेक्टर स्पेस है r³/r। सबसे पहले यदि मैं S सेट लूं, मैंने S सेट लिया 1 0 0। आप ये तो समझ गए होंगे r³/r के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, इस टाइप। r³/r के एलिमेंट्स होते हैं A B C, इस टाइप के होते हैं, ठीक है। मैंने सबसे पहले सेट लिया ये, इस सेट से मुझे पता लगा, इस सेट को मैंने चेक किया बेसिस है या नहीं है। अब एक ही एलिमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट है, तो Li तो है, फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हुई। अब हमें ये देखना है क्या ये एलिमेंट
इसके सभी एलिमेंट्स को जनरेट कर सकता है। ये जो सेट है ये हमारे वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट्स को जनरेट कर सकता है। इसमें एलिमेंट्स आते हैं एबीसी टाइप के। एक एलिमेंट होगा 1 1 1 1 1 1 1 एलिमेंट होगा। अब बताइए क्या इससे ये एलिमेंट जनरेट होगा? कभी नहीं होगा। क्यों? ये सेकंड और थर्ड प्लेस पे तो हमेशा 0 ही देगा। इसके साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे आगे रियल नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, फील्ड भी हमारा रियल नंबर का सेट है, तो क्या हमें सेकंड और थर्ड नंबर पे मिल सकता है कोई नॉन जीरो वैल्यू? नहीं मिल सकती। तो ये बेसिस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास ये जनरेट नहीं कर रहा, एलाई तो है, स्पैनिंग सेट नहीं है। ये S1 मान लिया, S2 एक सेट मान लिया हमने जिसमें एलिमेंट है 1 0 0 एंड 0 1 0। क्या ये कर सकता है? ये दोनों एलाई है या एलडी है, ये आप आराम से चेक कर सकते हैं, एलाई है, यानी फर्स्ट कंडीशन यहाँ भी हमारी फुलफिल हुई। फर्स्ट कंडीशन हमारी यहाँ भी फुलफिल हुई। बात वही सेकंड कंडीशन की। बात क्या है हमारी सेकंड कंडीशन की? क्या ये दोनों में जब थर्ड प्लेस पे 0 है तो क्या थर्ड प्लेस पे 1 या फिर कोई भी नॉन जीरो सी ला सकता है? नहीं ला सकता। ये भी स्पैन नहीं कर रहा है, ये हमारे इसको स्पैनिंग नहीं कर रहा है, तो ये भी बेसिस नहीं है, ये भी बेसिस नहीं है। थर्ड पे हम बात करते हैं। थर्ड है S3 माना। एलाई है, आप आराम से चेक कर सकते हैं क्या स्पैन कर रहा है। आप कोई यदि मुझे जनरल कोई ABCD यदि इसमें लेके आना है, हम क्या करेंगे? इसको A से मल्टीप्लाई किया, इसको B से मल्टीप्लाई किया, इसको C से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। जनरेट करने का मतलब यही तो है। उसके लीनियर किसी उन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। यानी कोई भी जनरल ABC एलिमेंट है या मेंबर है हमारा वेक्टर स्पेस का, तो उसे हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। स्पैन भी कर रहा है, एलाई भी है। प्रॉब्लम क्या है? बेसिस है। ये हमारा बेसिस कहला रहा है। और बेसिस में एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 एलिमेंट्स है। इसके लिए इसकी डायमेंशन हमने लिख दी, कितनी है? 3। बेसिस में एलिमेंट्स है 3, तो डायमेंशन हो गई 3। फोर्थ सेट पे बात करते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसके साथ 1 1 1। स्पैन तो कर ही जाएगा क्योंकि कोई भी एलिमेंट है इन तीनों से बना लेंगे, इसकी तो हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना, फोर्थ की। पर एलाई है? एलाई तो नहीं है, क्योंकि ये जो फोर्थ एलिमेंट है ये इन तीनों से मिलकर बन रहा है। तो क्या हो गया? ये एलाई नहीं है, इस कारण ये भी बेसिस नहीं है, ये भी बेसिस नहीं है। और डायमेंशन की डेफिनेशन में हमने एक चीज देखी थी, एनी बेसिस, किसी भी बेसिस की हम काउंटिंग कर सकते हैं। अब जब बेसिस में एलिमेंट्स ही 3 है, एलिमेंट्स 3 है, डायमेंशन 3 हो गई, भाई किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन फिक्स तो होगी ना। ये थोड़ी है हर बार बेसिस चेंज किया, हर बार चेंज। यदि ऐसा होता तो हमें एनी बेसिस क्यों बोलता? डेफिनेशन में हमें एनी बेसिस क्यों बोला जाता? एनी बेसिस इसीलिए बोला है कि सबसे डायमेंशन सेम आने वाली है। तो यदि इसकी डायमेंशन 3 है तो फोर्थ वाला, जिनमें 4 एलिमेंट वाला कोई सेट तो इसका बेसिस हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये हो गई हमारी बात। ये एग्जाम्पल के थ्रू आपने देखा हल्का सा। इसके बाद हम आगे और करेंगे। और हमने जो देखा था कि हम एक एलिमेंट U ले रहे थे जो V में तो था लेकिन हमारे इस बेसिस में नहीं था, वो ऐड करते ही सेट क्या हो गया? LD हो गया। वही वाली चीज है। तो हमें बेसिस और डायमेंशन की डेफिनेशंस को ध्यान रखना है, उनकी जो नोट्स है हमें वो ध्यान रखना है, जनरल चीजें याद रखनी है। और इम्पोर्टेंट बात, एनी बेसिस बोला है तो इसका मतलब किसी भी वेक्टर स्पेस के एक से ज्यादा बेसिस भी हो सकते हैं। कोई हमें इजीली दिख जाता है और कोई इजीली नहीं दिख सकता, इसके भी बहुत सारे बेसिस होते हैं।
तीन Li एलिमेंट ले लो, वो इसका बेसिस बना देगा आराम से। कोई भी 3 एलिमेंट ले लीजिए आप इस r³ से, तो वो इसका बेसिस बना देगा। तो बेसिस एक वेक्टर स्पेस के बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन डायमेंशन हमेशा फिक्स नंबर होगी। इनफाइनाइट होगी या फाइनाइट होगी, जो भी फिक्स होगी, ये नहीं 3 भी आ गई, इनफाइनाइट भी आ गई, 4 भी आ गई, ऐसा नहीं होगा कभी भी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे, फिर इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।